जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, पछतावा करने से हमारा बीता समय नहीं बदल सकता और चिंता करने से भविष्य नहीं संवर सकता। इसलिए हमेशा वर्तमान को महत्व देना चाहिए, तभी जीवन सुखी हो सकता है। और सच्चा सुख पाना चाहते हैं तो पुरानी बातें भूलकर भविष्य की चिंता किए बिना वर्तमान में रहना चाहिए। क्योंकि संगत जी, भविष्य उन्हीं लोगों का अच्छा होता है जो वर्तमान में हर परेशानी का सामना सकारात्मक सोच के साथ करते हैं और धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं। संगत जी, याद रखिए, बीते समय में किए कामों से हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता है। भविष्य का सुख हमारे आज के कर्मों पर निर्भर करता है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत खास है। गुरु जी की पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने और अपने कई सवालों के जवाब आप प्राप्त करें। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग हम गुरु जी की ही पुरानी और प्यारी संगत है जनरल संधू अंकल, उनका सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपका कि आपने मुझे और मेरी वाइफ को ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपना सत्संग शेयर कर सके संगत के साथ। हम सारी संगत को प्रणाम करते हैं। संगत जी, ये सत्संग थोड़ी देर में करूंगा और उसके बाद मेरी वाइफ करेगी। संगत जी, 2003 में हम पहली बार गुरुजी से मिले। सबसे पहले मेरी वाइफ गुरुजी से मिली। मेरी भाभी जो है वो बहुत पहले से गुरुजी के पास जाती थी। उनके साथ जाकर के मेरी वाइफ पहली बार गुरुजी से मिली। 2 बार ये लोग गुरुजी के पास होकर आए और फिर उन्होंने मुझे बताया और मुझसे पूछा कि आप जाना चाहोगे गुरुजी के पास। मैंने कहा बिल्कुल चलेंगे। तो संगत जी, फिर मैं भी इनके साथ गुरुजी के पास गया। जब हम गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट दर्शन करने गए तब गुरुजी अपने कमरे में ही थे। सब गुरुजी के सिंहासन के आगे मत्था टेक रहे थे तो मैंने भी टेक दिया। संगत जी, क्रॉस लेक ज्यादा देर मुझसे बैठा नहीं जाता है और वहां पर ज्यादा से ज्यादा संगत इकट्ठी करने के लिए संगत को थोड़ा और पीछे किया जा रहा था। और गुरुजी का मुझे पता नहीं था कि कब आएंगे गुरुजी, इसलिए मैं उठकर बरामदे में आ गया और अपने पैर सीधे करके बैठ गया। फिर बाद में गुरुजी आए, कीर्तन चला और उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। आपको पता ही होगा कि पहले लंगर प्रसाद शिफ्ट में हुआ करता था, तो मेरी आंटी और मेरे बेटे ने पहली शिफ्ट में ही लंगर खा लिया। और जब वो बाहर आए तो मुझसे कहते हैं कि आपने लंगर नहीं लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है लंगर की। और फिर बाद में जब गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो ये मुझे कहते हैं कि चलो गुरुजी के आगे मत्था टेक करके आते हैं और आज्ञा तो ले लें गुरुजी से। मैंने कहा कि मत्था टेक तो दिया था जब हम आए थे। अब आज्ञा लेने के लिए मेरी वाइफ और मेरा बेटा अंदर गए और जब ये अंदर गए तो गुरुजी ने इन्हें वहीं बिठा लिया और मैं बाहर खड़ा हुआ फोन कर रहा था घर में अपने सेवादार को। तो मैंने कहा कि मैं घर आकर के खाना खाऊंगा तो मेरे लिए खाना बना करके हॉट केस में रख देना। मैं बोल ही रहा था कि तब मेरी नीस बाहर आई जो हमारे साथ गई थी और मुझे कहती है कि आपको गुरुजी ने बुलाया है अंदर। तो मैंने कहा कि अरे गुरुजी ने बुलाया है, जरूर तुम्हारी आंटी ने कहा होगा कि वो बाहर खड़े हैं तो ऐसे बुला के ले आओ। मेरी नीस कहने लगी कि नहीं, गुरुजी ने बुलाया है। गुरुजी कह रहे थे कि जनेयाल किथे है, उन्हें बुलाओ। गुरुजी को अपने आप ही पता था कि मैं आया हूँ और बाहर खड़ा हूँ। मैं अंदर आया, जीन्स पहनी हुई थी, टी शर्ट पहना हुआ था, बाल कटे हुए थे, सिर पर पगड़ी नहीं थी और किसी भी लिहाज से मैं जनरल नहीं लग रहा था। मैं बहुत कैजुअल ड्रेस में था। और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते हैं जनरल संधू। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो आगे मुझे कहते हैं कि ईगो बहुत होती है। तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी, ईगो तो नहीं है। तो गुरुजी कहने लगे नहीं नहीं, ईगो बहुत होती है। फिर गुरुजी कहने लगे कि संधू ते मरासी होंदे, बोलते बहुत है। मैंने कहा कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, अब मैं क्या बोलूं गुरुजी को। मैं स्माइल करने लगा। फिर गुरुजी ने ये भी बताया कि मेरे जो दामाद हैं वो ट्विंस हैं और वो सेक्टर 16 में रहते हैं, ऐसा भी गुरुजी ने बताया। फिर गुरुजी कहते हैं बैठो। हम बैठ गए और संगत जी उस दिन से बैठे हैं और गुरुजी के पास ही बैठे हुए हैं। ये तो मेरा पहले दिन का इंट्रोडक्शन था। हम गुरुजी के पास चारों दिन जाया करते थे। फिर गुरुजी कहने लगे कि जो लेडीज हैं उनका जो किंतु परंतु है वो बड़ी जल्दी खत्म होता है, लेकिन जो जेंट्स हैं उन्हें टाइम लगता है। और बात भी सही है संगत जी। संगत जी, मुझे मेरे फादर साहब ने बताया था कि गुरु को टेस्ट करना चाहिए कि वो सही है या नहीं।
तो मैं ऐसे ही एक दिन सोच रहा था बैठ के अपने मन में, मैंने सोचा कि गुरुजी अगर आप सच में सच्चे गुरु हो तो मेरे जो 5 लाख रुपए अटके हुए हैं बिल्डर के पास में, वो बिल्डर ना तो बिल्डिंग बना रहा है ना पैसे दे रहा है, तो मेरे वो पैसे आप दिलवा दो तो मैं मान जाऊं कि आप सही गुरु हैं। तो बस ये बात दिमाग में मेरे चला करती थी और हम शाम को गुरुजी के पास जाया करते थे और फिर लंगर के बाद गुरुजी वहां पर बिठा लिया करते थे, फिर सत्संग चला करते थे, कोई अपना सत्संग शेयर कर रहा है, कोई सुन रहे हैं, फिर किसी न किसी को गुरुजी उठाते और सत्संग शेयर करने के लिए कहते। अब रोज सत्संग हफ्ता दिन 15 दिन सुन करके मेरे अपने आप ही दिमाग में ख्याल आया कि तूने गुरुजी से क्या मांग लिया, तू 5 लाख रुपए मांग रहा है, गुरुजी तो तुझे भवसागर से पार लगा देंगे और तुझे इस दुनिया में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तूने ये क्या मांग लिया गुरुजी से। और वहीं बैठे बैठे मेरे मन में आया कि गुरुजी मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बस आप मुझे इस भवसागर से पार करा देना। तो संगत जी ये मेरे मन में बात चला करती थी। और दूसरी बात, इन सबको खुशबू आया करती थी वहां पर, और पहले दिन से संगत जी मेरी वाइफ मेरे बेटे को खुशबू आया करती थी लेकिन मुझे नहीं आती थी। और जब मैं ऐसा सोचने लग गया कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और उस दिन में संगत के बाद रात में 1:30 बजे घर आया और फिर मैं बिस्तर में लेटा लाइट वाइट बंद करके, और उस दिन संगत जी मुझे पहली बार गुरुजी की खुशबू आई और मुझे सपना आता है और सपने में एक और संगत और गुरुजी हम पानी के किनारे बैठे हुए हैं और फिर 2 मिनट बाद गुरुजी हमें कहते हैं कि चलो पानी में चलो, और हम लोग पानी में चले और अंधेरी रात थी तो हमें पता नहीं चल रहा था कि वो नदी है या समुद्र है, बस हम चलते रहे गुरुजी के पीछे पीछे। और बस जब हम दूसरे किनारे पर पहुंचे तो और जमीन पर उतरे तो दूर करीब शायद 1-2 किलोमीटर रहा होगा, एक बहुत सुंदर सी सुनहरी रोशनी आ रही है और उस सुनहरी रोशनी के बीच में जो घर दिखाई दे रहे थे वो भी टोटली गोल्डन कलर के थे। और मुझे ऐसा लगा कि सच में भी सपने में ही गुरुजी ने मुझे भवसागर से पार करा दिया। और संगत जी इतना ही नहीं, गुरुजी ने मुझे 5 लाख रुपए भी दिलवा दिए। हर बार मैं जब चंडीगढ़ जाता उस बिल्डर के पास कि भाई क्या कर रहा है तू, पैसे कब देगा, लेकिन जब मैं इस बार गया बिल्डर के पास तो उसने कहा कि दे देंगे आपके पैसे, 1 हफ्ते में दे दूंगा मैं। हर बारी वो ऐसे ही बोला करता था तो मैंने सोचा चलो एक बार और देख लेते हैं। और 1 हफ्ते के बाद मैं साउथ इंडिया में कहीं सिकंदराबाद गया हुआ था ड्यूटी पर, तो उसका 1 हफ्ते के बाद फोन आया। तो 1 हफ्ते के बाद उनका फोन आया और कहते हैं कि बताइए पैसे कहाँ देना है। तो मैंने उनसे पूछा कि कितने दे रहे हो पैसे, तो कहते हैं कि 5,30,000। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ठीक है, मेरा ब्रदर इन लॉ आएगा, आप उसे बैंक ड्राफ्ट बनाकर दे दें, मैं लगा दूंगा बैंक में। और इस तरह से गुरुजी ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और हमारे सारे किंतु परंतु दूर कर दिए। हालांकि किंतु परंतु तो मेरा बहुत पहले ही दूर हो गया था और हमने कभी गुरुजी से कुछ मांगा नहीं। हमने कभी भी गुरुजी से फिजिकल फॉर्म में जब भी गुरुजी रहे उनसे कभी कोई डिमांड नहीं की कि हमारा ये काम हो जाए। बस हम गुरुजी के पास जाते थे, बैठते थे और बस गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही। हमारा चंडीगढ़ में रात के समय बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। हम कार में थे, ज़ेन कार थी, छोटी कार थी, और एक साइड से क्रॉसिंग के ऊपर 60-70 किलोमीटर की स्पीड से एक एम्बेसडर कार हमारी कार से टकराई। इतना ज्यादा हिट हुआ कि हमारी कार 4-5 फुट एक तरफ साइड में खसक गई। जब हमारी कार स्लाइड हुई तब हम उस कार में 4 लोग थे, मैं, आंटी, मेरा ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ। हम चारों में से किसी को कोई चोट नहीं लगी, किसी को कुछ नहीं हुआ। और जिनकी एम्बेसडर कार थी उन्होंने ही हमारी कार को रिपेयर करवाया, हमारा कुछ भी नहीं लगा। ऐसी है गुरुजी की महिमा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ बहुत रही हैं। जब हमारा घर बन रहा था तो अक्सर गुरुजी मेरी आंटी को पूछा करते थे कि मेरा कमरा तैयार हो गया, तो हम अक्सर कहते थे कि गुरुजी घर आपका है, तैयार कर रहे हैं। एक दिन गुरुजी बद्दी आए, कॉलेज का उद्घाटन करना था। उस समय गुरुजी हमें साथ में लेकर नहीं आए थे और बद्दी आने के लिए उन्हें जीरकपुर से निकलना होता था और हमारा घर बिल्कुल सड़क के नजदीकी है। तो जब हम अगली बार गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी मेरी आंटी को कहते हैं, आंटी मैं तेरा घर ब्लेस करके आ गया हूँ, खड़ा होके ब्लेस किया है मैंने तेरा घर। इसी तरह आंटी ने गुरुजी से बोला कि गुरुजी हमारे घर के पीछे ना खेत है और बहुत सुंदर लगता है। तो गुरुजी स्माइल करके कहते हैं, खेत लेना सी, पटवारी नहीं मानिया। गुरुजी को बहुत अच्छे से पता था कि हमारे घर से लगाओ पीछे जो खेत है हमने उसे खरीदने की बहुत कोशिश की, बहुत जोर लगाया। जिनका खेत था उन्होंने बेचा नहीं और जो ऑनर थे वो रिटायर्ड पटवारी थे और गुरुजी को ये भी पता था कि पटवारी माना नहीं बेचने के लिए। गुरुजी की समाधि लेने के बाद हम चंडीगढ़ आए, तब तक तकरीबन हमारा घर बन चुका था और जो मेरे मिस्त्री थे वो बारी बारी से मेरे घर पर आए बड़े अफसोस जताने के लिए, क्योंकि मैं अक्सर उनसे गुरुजी के बारे में बातें किया करता था। और जो पेंटर था वो मुसलमान था और वो मुझे कहता है कि साहब आपके जो गुरुजी है वो बहुत महान इंसान थे।
तो मैंने कहा कि भाई तुम तो गुरुजी से मिले नहीं हो। तो कहता है कि मैं मिला हूँ। मैंने कहा तुम कैसे मिले? तो कहता है कि मैंने आपके घर पे गुरुजी की फोटो देखी है और जिन दिनों हम पेंटिंग कर रहे थे तब गुरुजी यहाँ आए थे आपके घर में। और ये तब की बात है जब गुरुजी बद्दी गए थे कॉलेज के मुहूर्त के लिए और गुरुजी ने कहा था कि मैं रुका था, मैं आया था। तो पेंटर ने कहा कि गुरुजी कार में से रुके, बाहर खड़े हुए और मुझसे पूछा कि ये जनरल संधू का घर है और थोड़ी देर बैठ करके फिर चले गए। तो संगत जी ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और संगत जी गुरुजी की समाधि के बाद भी उनका हाथ हमारे ऊपर है। गुरुजी हमारी रक्षा करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी हम लोग हांगकांग गए, तब तक मैं रिटायर हो चुका था और हांगकांग में मेरे बेटी और दामाद रहते हैं और पीछे से घर का ध्यान रखने के लिए कोई चाहिए था। एक बच्चा जरूर था घर में, 20 साल का ही था, पर मैं चाहता था कि कोई जिम्मेदार आदमी रहे। तो गांव में पता करा तो हमारे पहचान वाले एक चोपड़ा अंकल थे, बुजुर्ग आदमी थे, भक्ति भाव में उनका बहुत ध्यान था। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मैं अकेला ही हूँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं ध्यान रख लूंगा घर में। तो उन्होंने यहाँ आकर के हमारे घर में रहना शुरू कर दिया। उनके लिए सारा बंदोबस्त करके गए, गोरखा थाई खाना बनाने के लिए। संगत जी 10-15 दिन के बाद जो गोरखा था उसके पिताजी का मेरे पास एक मैसेज आया कि जी आपके सर्वेंट को पुलिस पकड़ के ले गई है। मैंने सोचा गोरखा है, गरम दिमाग के होते हैं, लड़ पड़ा होगा किसी के साथ, इसलिए ले गई होगी पुलिस। मैंने अपने भतीजे को टेलीफोन किया चंडीगढ़ में। मैंने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, जरा जा करके उसे छुड़वा लो। वो गया और उसने मुझे फिर फोन किया कि जी बात ही कुछ और है यहाँ तो। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई? तो कहता है कि गोरखा तो यहीं पर ही है, आपके घर पे जो चोपड़ा साहब रहने आए हैं उनको पुलिस ने पकड़ लिया है। और पुलिस का कहना था कि पंजाब टेररिज्म के समय पर इनका संबंध टेररिस्ट के साथ था और इसीलिए वो उनको उठा के ले गए। अब संगत जी मेरे तो पैरों के तले जमीन निकल गई और संगत जी मैं सोचने लगा कि मैं 3 स्टेट में, पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट के साथ लड़ा हूँ, जान की बाजी लगाई है और हमारे ही घर में टेररिस्ट पकड़ा जाए या टेररिस्ट का सपोर्टर पकड़ा जाए। मैंने सोचा यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्या किया जाए। मैंने तो गुरुजी के आगे हाथ जोड़े, गुरुजी ये क्या हो गया, हमारे तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अगले दिन मैंने अपने भतीजे को फोन किया और बोला कि अरे पता कर कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है। और तो उसने मुझे कहा कि इंटरनेट पर जाओ और चंडीगढ़ की न्यूज खोलो और उसमें पढ़ लो, आपके बारे में न्यूज है। उस न्यूज में पुलिस ने उन्हें हमारे घर में नहीं पकड़ा हुआ दिखाया, उन्हें किसी क्रॉस रोड पर पकड़ा हुआ दिखाया और इस पूरी इंट्रोगेशन में ना हमसे किसी ने कुछ पूछा, ना हमारा कहीं नाम आया और हम लोग पूरा 1 महीना सिंगापुर में रहकर वापस आए। ना हमें वहाँ किसी ने टेलीफोन किया और ना ही वहां से आने के बाद हमसे किसी ने कुछ पूछा। और संगत जी इतनी बड़ी चीज हो जाए और आपको आज तक ना आए, ऐसा कौन करा सकता है? इतनी बड़ी कृपा है गुरुजी की, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की हमारे साथ। संगत जी गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं और गुरुजी चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत को ब्लेस करें ताकि मैक्सिमम संगत उनके इस जो अवतार है उसका फायदा उठा सके। ऐसे एक बार गुरुजी ने फौजियों को ब्लेस करने के लिए जनरल कपूर अंकल से बात की। सब कुछ फैसला हो गया, कहाँ ये फंक्शन करना है, कहाँ संगत को बुलाना है, कहाँ फौजियों को बुलाना है, केयर फाउंड पे बुलाना है, सब कुछ डिसाइड हो गया। पर गुरुजी कोई तारीख नहीं दे रहे थे। हमने बहुत पूछा गुरुजी से तारीख के लिए, कहते हैं कि बताऊंगा। 31 दिसंबर की तारीख गुरुजी ने दी, वो दिन जिस दिन सुनामी आया था और गुरुजी ने कहा कि इस दिन सत्संग होगा और मुझे कहा गुरुजी ने कि तुम भी आना और अपने ससुराल वालों को भी लेकर आना। हम लोग सब वहां गए और आपने कई सत्संग में सुना होगा कि बहुत सारे लोग घूमने के लिए बैंकॉक जा रहे थे न्यू ईयर की पार्टी के लिए, लेकिन गुरुजी ने नहीं जाने दिया और उसी दिन सुनामी आई और उसमें काफी लोगों की डेथ हुई और ऐसे गुरुजी ने अपनी संगत को बचा लिया। और ये डेट गुरुजी ने इसलिए तय की कि सत्संग होगा, सारे लोग यहीं होंगे तो कोई भी सुनामी के फेरे में नहीं पड़ेगा। सत्संग हुआ, गुरुजी ने सबको ब्लेस किया और सबको कहा कि शाम को भी सबको छोटे मंदिर आना है। तो संगत जी इस प्रकार आप देखिए कि गुरुजी कितना अपनी संगत का ध्यान रखते थे। ऐसे एक बार हमें अमृतसर जाना था और अमृतसर का हमने मंदिर नहीं देखा था और गुरुजी ने भी कई बार कहा था कि एक बार वहाँ होकर आओ। तो कई संगत ने कहा था कि गुरुजी से परमिशन लिए बगैर नहीं जाते वहाँ पर। तो हमने गुरुजी से परमिशन ली, हमने कहा गुरुजी हम अमृतसर जा रहे हैं तो अगर आप आज्ञा दें तो वहीं से हम जलंधर वाले मंदिर मत्था टेक आए। तो गुरुजी कहते हैं हाँ जाओ, जरूर जाओ। और जब हम वहाँ गए तो वहाँ सुदामा अंकल थे और हमें देखते से कहते हैं जनरल संधू। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहते हैं कि हाँ गुरुजी का फोन आ गया था मेरे पास, उन्होंने सत्संग भी सुनाया, लंगर भी करवाया
संगत जी ऐसे ही हम दोबारा अमृतसर जा रहे थे और हम लोग बुधवार के दिन जा रहे थे। अब संगत जी हमारा प्रोग्राम बुधवार के दिन बना और गुरुजी मंदिर में बैठे थे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और गुरुजी के जो सेवादार थे, जोशी अंकल, सिंगला अंकल, मैंने उनको फोन किया और कहा कि गुरुजी से एक बार परमिशन ले लीजिए, हमें जलंधर मंदिर में दर्शन करने जाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरुजी तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को ही मिलेंगे। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैं गुरुजी से परमिशन लूँ तो कैसे लूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, परमिशन नहीं मिली, चलते हैं। हम चले गए जलंधर मंदिर और जैसे ही हम जलंधर मंदिर एंटर करने लगे और संगत जी जैसे ही हम जलंधर पहुंचे, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी तेज बारिश कि सड़कें जीटी रोड पर लबालब पानी से भर गई। और हमें जिस रोड से मंदिर जाना था उस रोड पे इतना पानी कि गाड़ियों के टायर तक नहीं दिख रहे थे। हम लोग होंडा सिटी कार में थे तो कोई चांस ही नहीं था कि हम वहां से निकल सकते थे। तो मैंने बोला कि नहीं, जा नहीं सकते, अपन अब गाड़ी टर्न कर लेते हैं, वापस चलते हैं। हम लोग वापस अमृतसर के लिए निकल पड़े और मुश्किल से 1 किलोमीटर गए होंगे। संगत जी डोंट बिलीव, बारिश बिल्कुल बंद और पूरी जमीन सूखी, मतलब वहाँ बारिश हुई नहीं। तो देखो, गुरुजी की परमिशन हम नहीं ले पाए, उनकी आज्ञा नहीं थी तो हम जा भी नहीं पाए। संगत जी गुरुजी तो आज भी हमारे साथ हैं, उनकी प्रेजेंस फील होती है, उनकी खुशबू आती है। अब मैं आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके आगे वो अपना सत्संग सुनाए। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपनी बात यहीं से स्टार्ट करूंगी कि आप गुरुजी के पास तभी पहुंच सकते हो जब गुरुजी का हुक्म हो, उससे पहले आप नहीं पहुंच सकते। हम लोग चंडी मंदिर में पोस्टेड थे 1997 में। तब हमने गुरुजी के बारे में बहुत सुना भी था, पर शायद गुरुजी का तब हुक्म नहीं था, जबकि इनके बड़े भाई और उनकी वाइफ बहुत पहले से गुरुजी के पास जा रहे थे, लेकिन हमारे लिए शायद हुक्म नहीं था। जब गुरुजी दिल्ली आए और जब ये हमारी भाभी जाने लगी तो पता नहीं मेरे दिल में क्या आया, मैंने कहा मैं भी चलूं आपके साथ। तो उन्होंने कहा चलो। संगत जी जैसे ही हम एम्पायर स्टेट पहुंचते थे, गाड़ी पार्क करते थे और हम रास्ते में चलते हुए जैसे ही जाते थे, हमें रास्ते से ही गुरुजी की खुशबू आना शुरू हो जाया करती थी। संगत जी शुरू में तो ये ऐसा लगता था कि कहीं अगरबत्ती लगी है, कहीं कुछ स्प्रे किया हुआ है, लेकिन कहाँ इतनी समझ थी, हमें कहाँ पता था कि ये तो गुरुजी की मेहर बरस रही है। संगत जी रिटायरमेंट के बाद जब हम लोग घर आ गए तो फ्रेग्रेंस से मुझे एक बात याद आती है। हमने गुरुजी का एक छोटा सा कैबिनेट बनवाया था, उसमें हमने गुरुजी के हाथ की दी हुई सारी चीजें रखी हुई हैं। हम बहुत खुशकिस्मत है संगत जी कि गुरुजी ने अपना जोड़ा भी दिया, अपनी फ्रेम्ड स्वरूप भी दिया ब्लेस करके। वो जो जोड़ा गुरुजी ने हमें दिया था उसे मैं सिल्क के कपड़े में रैप करके रखती थी और उसकी सेवा आज तक भी मेरे अंकल खुद करते हैं। तो अंकल ने एक दिन मुझे वो सिल्क का कपड़ा निकाल के दिया और बोला इसको धो देते हैं। मैंने उसे धोया, नॉर्मल जो हम साबुन या डिटर्जेंट में धोते हैं वैसे धोया मैंने। संगत जी उस कपड़े को सुखा करके किचन के पास में हमारा एक रूम है, वहां मैं प्रेस करने बैठी और जैसे ही मैं प्रेस करने बैठी संगत जी इतनी जबरदस्त खुशबू जैसे कि किसी ने परफ्यूम की बोतल पूरी की पूरी उड़ेल दी हो। और हैरानी की बात ये संगत जी कि उसी टाइम बेल बजती है और एक यंग मैन जो गुरुजी का भगत था वो आता है और मैंने उसे कहा कि राधे इधर आ जाओ कि देखो गुरुजी की कितनी मेहर बरस रही है। और संगत जी हमें इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है और वो हमें कह रहा है कि नहीं आंटी मुझे तो कोई खुशबू ही नहीं आ रही है। संगत जी मुझे एक ऐसी डिसीज थी जिसमें अपने इनर ईयर में एक फ्लूइड होता है, वो बढ़ जाने की वजह से बहुत चक्कर आते हैं। और संगत जी वो तकलीफ जब मैं गुरुजी के पास 2003 से लेकर 18 साल तक मैं उस तकलीफ से गुजर रही थी। और संगत जी मैंने सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करवा लिए थे और मुझे उस बीमारी का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। उन्हीं दिनों हम गुरुजी के पास आते थे, सत्संग सुनते थे। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही हमारे ऊपर और हम बहुत ब्लेस्ड थे कि गुरुजी ने हमें चारों दिन आने की इजाजत दी, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और संगत जी हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पर। संगत जी हमें पता चला कि गुरुजी संगत की बहुत सारी तकलीफें अपने ऊपर ले लिया करते थे। कभी उनके नाखून नीले हो जाया करते थे, कभी उनके पैरों पे काले धब्बे हो जाया करते थे और कभी तो गुरुजी इतनी तकलीफ में रहते कि खून की उल्टियां तक करते थे। और संगत जी जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो अपने गुरुजी को तकलीफ देने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए मैंने कभी अपनी तकलीफ, अपनी प्रॉब्लम गुरुजी से कभी डिस्कस ही नहीं की। संगत जी जैसा मैंने कहा कि मैंने गुरुजी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने घर में गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं इतने सालों से दवाइयाँ खा रही हूँ, कोई असर होता नहीं है, मैं तो ये दवाइयाँ फेंक रही हूँ। अब आप मेरे डॉक्टर हैं, अब आप सही करें तो भी ठीक और ना करें तो भी ठीक, पर मेरे डॉक्टर आज से आप हैं। और संगत जी जब मैंने ऐसा किया तो मेरा जो चक्करों का सिलसिला था
वो इतना जबरदस्त शुरू हो गया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ। मेरे अंकल ने भी मुझे बोला कि नहीं, इतनी तकलीफ अपने आप को मत दो, गुरुजी तो है ही अपने साथ में, दवाइयां बंद मत करो। लेकिन संगत जी मैं अपनी सोच बना चुकी थी, अपना मन पक्का कर चुकी थी कि अब जो कुछ भी करेंगे गुरुजी करेंगे। संगत जी ऐसे ही एक दिन मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है और मेरे सामने बहुत ऊंचा एक शीशा है। उस शीशे में सबसे पहले तो मुझे गुरुजी की शक्ल नजर आती है और फिर मुझे पूरे गुरुजी नजर आते हैं। मैंने देखा कि गुरुजी वहाँ खड़े हुए हैं और बहुत प्यारी स्माइल कर रहे हैं। और फिर गुरुजी ने अपने साइडवेज टर्न किया और अपना हाथ अपने सर के पीछे कुछ दूरी पर रखा और उस हाथ को अपने सर के पीछे घुमाने लगे। और संगत जी उस दिन जब मैं उठी तो आप बिलीव नहीं करोगे, इसके पहले जब भी मैं सुबह उठती थी इतने ज्यादा चक्कर होते थे, इतने ज्यादा चक्कर कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। लेकिन उस सुबह जब मैं उठी तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि सारी चीजें कहाँ चली गई। मैं बहुत हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। मैंने खुद ने अपना सिर हिलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ और उस दिन के बाद मुझे वो तकलीफ कभी नहीं हुई। ना मैंने गुरुजी से कभी उस बारे में कोई बात की, ना मैंने मांगा। देखो गुरुजी कितने प्यारे हैं संगत जी। मेरे ऊपर गुरुजी ने बहुत बहुत बड़ी मेहर की। और कुछ महीनों बाद संगत में गुरुजी ने एक दिन मुझे कहा कि चल तू अपना सत्संग सुना। संगत जी मैंने नोट किया है कि गुरुजी जब भी किसी से सत्संग सुनवाते थे या बुलवाते थे, गुरुजी उसे बहुत ध्यान से देखा करते थे। शायद गुरुजी उसे ब्लेस कर रहे होते थे और जो सुनने वाले उनको भी ब्लेस कर रहे होते थे। तो संगत जी जब मैंने अपना ये वाला सत्संग सुनाया संगत को तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, फिर भी आपने मुझे ब्लेस कर दिया और आपने मेरे ऊपर मेहर कर दी। तो गुरुजी कहते हैं अगे अगे देखो की होंदा है। संगत जी गुरुजी की हमारे घर में इतनी मेहर है, घर के हर सदस्य गुरुजी को बहुत मानते हैं। इतनी सुख शांति है, इतनी सुख शांति है। और लाइफ में हमें चाहिए क्या? संगत जी ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग फेथ है ना गुरुजी के ऊपर, और गुरुजी खुद अपने आप ही उस प्रॉब्लम को कहाँ दूर कर देते हैं पता ही नहीं चलता। हम ये नहीं कहते गुरुजी से कि गुरुजी हमारी तकलीफ दूर कर दो। हम कहते हैं गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, हाँ हम तकलीफ में हैं, आपको जैसा ठीक लगे हमारे लिए वो करिए। हम ये भी कहते हैं कि गुरुजी अगर हमें इस तकलीफ से गुजरना है तो प्लीज आप हमें उतनी शक्ति दीजिए, उतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम इस तकलीफ से गुजर सके। संगत जी एक बार मैं मोहाली से जीरकपुर की तरफ जा रही थी और संगत जी डिवाइडर खत्म होने ही वाला था जब एक लड़की स्कूटर पर मेरे लेफ्ट से आती है एंड सडनली शी टेक द राइट टर्न। शायद वो यू टर्न लेने वाली थी और संगत जी सडनली मैं राइट की तरफ उसे बचाते बचाते एक इलेक्ट्रिक पोल से टकरा गई। और संगत जी उस इलेक्ट्रिक पोल के जस्ट पास में ही एक बहुत गहरा ड्रॉप था और गाड़ी के पहिए से इतनी जोर की हीट हुई थी, मुझे पता ही नहीं संगत जी कि मेरे पैर कैसे ऊपर हो गए। मुझे तो पैडल्स नजर ही नहीं आ रहे थे और सडनली गाड़ी अंदर की तरफ हो गई और आगे जाके थोड़ी रुक गई और ऑब्वियसली वहां पे बहुत क्राउड इकट्ठा हो गया था। और जैसे ही सब लोगों ने गाड़ी की हालत देखी सबको लग गया था कि मेरी तो टांगे खत्म हो गई। अच्छा क्राउड में आपस में बातें भी हो रही थी कि इसकी तो टांगे जरूर चली गई होगी। तो किसी ने मुझे कहा कि आप बाहर आ जाओ और संगत जी उस वक्त मेरी टांगे इतनी कांप रही थी कि मुझे लगा कि शायद मैं बाहर आऊंगी तो मैं गिर जाऊंगी। और मैंने उन्हें कहा कि मैं ठीक हूँ। फिर मैंने अपने ब्रदर को फोन किया और ही टुक मी अवे। तब अंकल की एक माइनर सर्जरी हुई थी और मैं वहीं से हॉस्पिटल चली गई और इनको हमने कुछ भी नहीं बताया। संगत जी आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे, मुझे एक जरा सी भी खरोच तक नहीं थी, कोई झटका नहीं, कोई इसका इफेक्ट नहीं था मेरी बॉडी पर। संगत जी मैं आपको सच बताऊं ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मेरे दिमाग में ये तक भी थॉट नहीं आया कि गुरुजी मुझे बचा लो। पर संगत जी वही बात है ना, गुरुजी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वो जानी जान है, उन्हें सब कुछ पता है। संगत जी गुरुजी एक एक संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई संगत गुरुजी के लिए बहुत स्पेशल है, नहीं। बस संगत जी गुरुजी पर 100% फेथ रखना है, सरेंडर करना है, उन्हें दिल से याद करना है। गुरुजी ने बहुत ही सीधे साधे तरीके से सबको बताया है काम करना। किसी रिचुअल्स में गुरुजी ने नहीं पढ़ने दिया संगत को। संगत जी आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारी संगत बहुत प्यार से अपने घर में गुरुजी का सिंहासन लगाती हैं। तो सबके अपने अपने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो बिल्कुल मन में ये भाव ना लाए कि गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे या गुरुजी यहाँ पर दर्शन नहीं देंगे या गुरुजी की यहाँ प्रेजेंस नहीं होगी।
ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सिंहासन लगाते हैं, मैं उन्हें ये नहीं कह रही कि वो गलत करते हैं, बस ये जो नहीं लगा पा रहे हैं उनके मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि गुरुजी यहाँ नहीं आएंगे, या हमें यहाँ पे प्रेजेंस फील नहीं होगी, या अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो गुरुजी नहीं आएंगे। गुरुजी सत्संग में ही थोड़ी ना आते हैं, गुरुजी तो हर पल आपके साथ रहते हैं, हर समय आपके साथ रहते हैं। संगत जी, एक बार हम गुरुजी के पास गए तो कई लोग गुरुजी के चरण दबा रहे हैं, कोई हाथ दबा रहा है, और हम लोग थोड़ा लेट गए तो वहाँ जो सेवादार है उन्होंने मुझे वहीं गुरुजी के चरणों के पास ही बिठा दिया। और मैंने अक्सर नोट किया कि जो आगे बैठते हैं वही हमेशा चरण दबाते हैं, हाथ दबाते हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि अब गुरुजी मुझे बोलेंगे अपने चरण दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए, और पता नहीं संगत में पंजाब से कौन कौन संगत आई हुई है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। संगत जी, मेरी सोच बहुत गलत थी। जब आप गुरुजी के पास होते हो तो सिर्फ गुरुजी पे ही आपका ध्यान होता है और सारी संगत का सिर्फ गुरुजी पर ध्यान होता है। और संगत जी, इतना प्यारा माहौल हुआ करता था, इतनी प्यारी शब्द चला करती थी, एकदम डिविनिटी फील होता था। सब लोग आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं और मैं वहीं बैठ करके गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही हूँ, यही सोच रही हूँ कि गुरुजी मुझे अपने चरण दबाने के लिए, हाथ दबाने के लिए मत बोलना। और मैंने ये भी कहा कि गुरुजी आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, बट आप मुझे ये काम करने के लिए मत बोलना। तो संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा करने के लिए, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि जब गुरुजी अपने चरण दबवाते हैं, हाथ दबवाते हैं, तो वो किसी न किसी फॉर्म में हमारे कष्ट ही काट रहे होते हैं। और बाद में जब रियलाइजेशन हुआ तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की कि गुरुजी मुझे कभी तो मौका दो आपके चरण दबाने का, आपके हाथ दबाने का, लेकिन मुझे वो मौका नहीं मिला। और मेरा जन्मदिन आया 21 अक्टूबर को। मैं आंखें बंद करके गुरुजी के पास बैठी हुई हूँ और आंखें बंद करके मैं बस यही कहे जा रही हूँ कि गुरुजी आज तो मौका दे दो मुझे, आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन गुरुजी ने मौका नहीं दिया। हमने लंगर खाया, गुरुजी से इजाजत ली और हम चले गए घर। फिर अगले दिन 22 अक्टूबर था, क्योंकि मुझे मेरे बर्थडे पे कंफ्यूजन है 21 अक्टूबर या 22 अक्टूबर, तो मैंने कहा कि बर्थडे तो आज भी हो सकता है। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं इस लायक हूँ तो गुरुजी मुझ पर मेहर जरूर करेंगे। पहले इस लायक तो बने कि गुरुजी आप पर मेहर करें। मैंने माफी मांगी गुरुजी से, तहे दिल से माफी मांगी। मैंने कहा गुरुजी माफ करिएगा, वो मेरी गलती थी, आपकी मेहर तो ऐसे ही बरस रही है। मैंने मन ही मन बहुत माफी मांगी। फिर लंगर हुआ। लंगर खाने के बाद हम गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए पहुंचे, लेकिन गुरुजी कहीं बाहर चले गए थे और बाहर जाकर के वापस आए, और वापस आकर के जहाँ वो बैठते वहां से कुशन उठाया और उस कुशन को नीचे दीवार के वहां फेंका और वहां बैठ गए और मुझे कहते कि चल संधू आंटी आज पेरा दी सेवा कर। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने बहुत खुशी से, बहुत खुशी के साथ मैंने गुरुजी के चरणों की सेवा की। और फिर चाय प्रसाद आया संगत जी, और जीवन में मैंने पहली बार चाय प्रसाद रिफ्यूज किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं गुरुजी की सेवा से मौका चूक जाऊं। मुझे मेरा प्रसाद तो ऑलरेडी मिल चुका था गुरुजी की मेहर के रूप में। फिर उसके बाद जब हलवा प्रसाद आया तो गुरुजी कहते हैं कि चलो फिर खाओ प्रसाद। और फिर मुझे ये भी कहते हैं गुरुजी कि संधू आंटी आज तेरी सेवा 10,000 अखंड पाठ के बराबर हो गई है। मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने बहुत मेहर की है, बहुत कृपा की है, अपना हाथ हमारे सर पे रखा है। ऐसे ही गुरुजी अपना हाथ हमारे सर पे बनाए रखे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के जब भी आज्ञा होगी मैं अपना सत्संग आगे और भी सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।